हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल एफओबी। तो जैसे कि आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं और चैप्टर का नाम रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। 10 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे और इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आज के बाद तुम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चंस है एंड होप दैट दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन कमिंग एग्जामिनेशंस, या तो वो आईसीएसई हो या सीबीएसई। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पेन उठा लीजिए और आराम से क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सफर। एक इंपॉर्टेंट बात क्लास स्टार्ट करने से पहले ये है कि सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो हम लोग क्या किए हैं कि जितना भी क्वेश्चन है आज का सेशन का, वो एक पीडीएफ को फॉर्मेट में हम अपना टेलीग्राम के अंदर उस पर अपलोड कर दिए। तो पहले क्या करना, तुम लोग उस टेलीग्राम से पूरा क्वेश्चंस को फॉर्मेट उठा लेना। अपना क्वेश्चंस तुम लोग के पास या तो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहेगा या हार्ड कॉपी में। तब जब तुम उस वीडियो को देखोगे तो आसानी होगा उस क्वेश्चन को समझना और फिर से सॉल्यूशंस को जवाब देना। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। होप आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहे। और इतना एश्योरिटी हम दे रहे हैं कि आज का सेशन देखने के बाद तुम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी कोई भी प्रकार का डाउट अराइज नहीं होगा। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट और फिर क्या आएगा, टफ। ठीक है, टफ कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही एक फॉर्मेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन आज क्या रहा, What is the angle of elevation of the sun when the shadow of the pole is √3 times the length of the pole? बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हारा लेंथ ऑफ द शैडो दिया गया है और क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द पोल। ये दोनों में क्या प्रोवाइडेड है, रिलेशंस प्रोवाइडेड है, और तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन एक छोटा सा फॉर्मेट में लिख देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तुमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या गिवन है कि व्हेन द शैडो ऑफ द पोल इज √3 टाइम्स। शैडो ऑफ द पोल क्या हो रहा है, तो शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम्स हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल। तो ये रिलेशंस तुमको एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है बस, और बोला जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक आराम से बात को समझ, जैसे अगर हम ना ये मार्कर को ऐसे रख रहे हैं, आराम से देखना, अगर ये मार्कर को यहां पे रखोगे तो रेस के कारण जो तुम्हारा शैडो का फॉर्मेशन रहेगा, दैट शैडो विल ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड। इतना तो बात क्लैरिटी हो गया। मतलब क्या कि अगर हम इस पार्ट को ऐसे एक फिगर बनाए एंड दिस इज माय क्या, तो हाइट ऑफ द टावर। अगर हम बोले मेरा कि ए बी क्या है मेरा, तो हाइट ऑफ द टावर है। तो ये जो ए बी का जो तुम्हारा सन के कारण, मान ली यहाँ पे तुम्हारा क्या रहा, सन रहा, हाँ ना, सूर्य देव रहे, तो सन के कारण जो तुम्हारा इस पे शैडो बनेगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन कहां पे, तो ग्राउंड पे रहेगा। और यही दोनों में क्या दिया गया है, रिलेशंस के शैडो ऑफ द पोल विल बी इक्वल टू क्या, तो √3 टाइम्स हाइट ऑफ द पोल। मतलब क्या कि इस पोल का जो तुम्हारा शैडो बनेगा ये तुम्हारा क्या रहेगा, तो शैडो, और ये तुम्हारा क्या है, तो हाइट ऑफ द पोल। तो ये रहा ए बी और सी। क्या क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या, तुम लोग आराम से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हो। तुमसे बोला जा रहा है क्या कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, तो कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी। अगर हम एबीसी का बात करेंगे तो एक बार बता, हाइट और शैडो में रिलेशन दिया गया, तो हम बोले क्या कि ऊपर से लिख रहे क्या कि लेट द हाइट ऑफ द शैडो, लेट द हाइट ऑफ शैडो की बोल रहे, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर। हम बोल देंगे कि हाइट ऑफ द पोल जो है वो मेरा कितना मीटर का है, x मीटर का। तो ये रिलेशन से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा शैडो ऑफ द पोल होगा, शैडो ऑफ पोल, वो तुम्हारा क्या होगा, तो √3 टाइम्स क्या, √3 टाइम्स तो हाइट ऑफ द पोल, और हाइट ऑफ द पोल क्या है, तो x मीटर। मतलब शैडो ऑफ द पोल तुम्हारा कितना निकल कर आ गया, तो √3 टाइम्स x मीटर। कितना आ रहा है तुम्हारा, √3 टाइम्स x मीटर। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan थीटा। अच्छा एक बात बता, tan थीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या दिया गया है, वर्टिकल का रिलेशंस और क्या दिया गया है, बेस का रिलेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा कौन सा रेशियोज है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशंस प्रोवाइड करता है, तो आसानी से बोलोगे क्या, tan थीटा। तो tan थीटा तुम्हारा क्या होता है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर यानी AB और बेस यानी BC। AB कितना है, तो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल क्या था तुम्हारा, तो x, और BC तुम्हारा क्या है, तो शैडो ऑफ द पोल, और शैडो ऑफ द पोल तुम्हारा क्या है, तो √3 टाइम्स x। मीटर मीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी tan थीटा जो निकल कर आ रहा है x x कट जाएगा और कितना आएगा, तो 1/√3।
tan थीटा कितना निकल कर आया 1/√3। अब एक बात बताओ 1/√3 tan थीटा कब होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, तो दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड वैल्यू, और हमेशा बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू तुम लोग को याद रहना चाहिए 0, 30, 45, 60 एंड 90, दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो tan थीटा की जगह पे क्या √3 1/√3 की जगह पे क्या लिख सकते हो tan 30, और यहां से थीटा का जो वैल्यू रिजेंबल करेगा वो कितना आएगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल कम टू बी कितना, तो 30 डिग्री। एकदम आसान सा क्वेश्चन से रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 200 मीटर हाई, क्वेश्चन 2 लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, तो क्लिफ ऑफ द, क्लिफ समझते हो ना, पहाड़ टाइप एक रहता है ना, ऊंचाई टाइप है, कोई ऊंचा इमारत है, तो फ्रॉम द क्लिफ ऑफ द हाइट कितना, तो 200 मीटर। क्लिफ जो है वो कितना हाइट का है, 200 मीटर। तो बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 2 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर्स आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 45 डिग्री। तो टॉप ऑफ द क्लिफ, आराम समझना, ऑफ हाइट, तो क्लिफ का हाइट जो है वो तुम्हारा कितना दे दिया गया है, तो क्लिफ ऑफ द हाइट इज 200 मीटर, ठीक है। तो टॉप ऑफ द टावर, जब क्लिफ से हम लोग टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द टावर दोनों, है ना, एक बार टॉप ऑफ द टावर, एक बार बॉटम ऑफ द टावर, तो यहां पे जो तुम्हारा इंक्लिनेशन हो रहा है, सॉरी टावर से देख रहे हो क्या, सॉरी क्लिफ से क्या चीज को देख रहे हो, टावर के पास, तो यहां पे क्या होगा, ऊपर से व्यू कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 45 डिग्री। तो टॉप में तुम्हारा 30 डिग्री का ऑब्जर्वेशन होगा और बॉटम ऑफ द टावर्स में तुम्हारा क्या होगा, 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर 30 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तुमको क्या बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, वाह, हाइट ऑफ टावर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक क्लिफ है और वहां से क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एक टावर को, टावर छोटा होगा भाई, क्लिफ क्या है, बड़ा है, तो एक बार टावर को क्या देखा गया, टॉप पे, ठीक है, और एक बार उसका टावर को क्या देखा जा रहा है, बॉटम। दोनों के तरफ जब हम क्लिप से देखेंगे तो वो क्या देगा, ऊपर से व्यू कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया, तो 30 एंड 45 डिग्री। हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ गिवन क्या था, तो टॉप ऑफ द क्लिफ हाइट कितना है, 200 मीटर, और पूरा पूछा जा रहा है क्या कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो आराम से पहले फिगर का फ्रेमिंग करें। फिगर का फ्रेमिंग क्या होगा, कुछ इस टाइप का कि यहाँ पे ये तुम्हारा क्लिफ हो गया और ये तुम्हारा क्या है, टावर है भाई। तो क्लिफ का हाइट जो है वो तुम्हारा कितना मीटर का है, तो 200 मीटर, ठीक है। मान लो इसको ए मान रहे और इसको बी मान रहे, क्लिप यहाँ पे 90 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हुआ, टावर, तो टावर का ये तुम्हारा टॉप हुआ और ये वाला पार्ट क्या हुआ, बॉटम, तो ए बी हो गया, मान लो इसको सी और डी, ठीक है। तो टॉप ऑफ द टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी डिप्रेशन कितना दिया जा रहा है, 30 डिग्री, और बॉटम ऑफ द टावर में कितना दिया जा रहा है, 45 डिग्री। मतलब क्या कि क्लिफ में एक शख्स है और ये अगर उसका टॉप ऑफ द टावर पे देख रहा है, ठीक है, आराम समझना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके किसके बीच बनेगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये क्या हो रहा है, ऐसा लाइन जो ऊपर टॉप व्यू और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना निकल कर आ रहा है, 30 डिग्री। समझ में आई मैटर। अब क्या बोला जा रहा है कि जब हम टॉप ऑफ द क्लिफ से बॉटम ऑफ द टावर को देख रहे हैं, मतलब ये पोर्शन को देख रहे हैं, तब मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, तो बोल रहा है 45 डिग्री का। तुमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी डीसी तुम्हारा टावर था और इसका क्या निकालना है, तुम्हारा हाइट निकालना है। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, ठीक है। पॉज दिस वीडियो और बनाने की कोशिश करो। क्या इस फिगर में कुछ है दिक्कत नहीं है, डिप्रेशन पूछा गया था, इसलिए हम ऑब्जेक्ट से, इसलिए हम लोग व्यूअर से कहां पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री रहा तो दिस हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल आपस में क्या है, पैरेलल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन को यहाँ पे फ्रेमिंग करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब क्या होगा कि तीनों लाइन आपस में क्या होगा, ऐसे पैरेलल जा रहा है, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री रहा तो क्या हम बोल सकते हैं ये वाला भी जो एंगल होगा वो तुम्हारा अल्टरनेट एंगल से कितना डिग्री आने वाला है, तो बोलोगे 30 डिग्री। कोई शक बिल्कुल नहीं। अगर ये तुम्हारा 45 डिग्री रहा, अब देखो Z का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस टाइप का, मतलब ये वाला एंगल जो तुम्हारा होगा, ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा, तो क्या बोलोगे 45 डिग्री। मतलब इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इंक्लिनेशन आ गया और यहाँ से भी क्या आ गया, इंक्लिनेशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से कहां पे जा रहा है, व्यूअर के पास।
सॉरी व्यूअर से कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पास। ऊपर से क्या हो रहा था कि ये मेरा क्या था व्यूअर और ये मेरा क्या था ऑब्जेक्ट, तो ऊपर से नीचे देख रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, मतलब डिप्रेशन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और देखते हैं। हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसका हाइट कितना है, तो 200 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, वो क्या एज्यूम कर लिए, h, मतलब यहां से यहां तक जो मेरा हाइट आएगा वो मेरा हाइट कितना आएगा, h आएगा। नेमिंग कर सकते हो A B C D, इसका मान ली कुछ नहीं तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, E लिख दिया। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आगे बढ़ते और देखते हैं। तो एक बात समझो, पहली बात जो रहेगा वो क्या रहेगा कि कौन कौन सा तुम्हारा एंगल भी है और कौन कौन सा एंगल जो है ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो पहली बार कौन सा, अगर हम ये 45 को पकड़ रहे हैं तो मेरा कौन सा एंगल दिख रहा है, सॉरी ट्रायंगल दिख रहा है, तो ए बी और सी, यानी हम एक ट्रायंगल एबीसी को ले सकते हैं। दूसरा अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हारा 30 डिग्री, यानी अगर हमको दूसरा ट्रायंगल लेना होगा तो कौन सा लेना पड़ेगा, तो ए डी और ई, तब जाके वो 30 डिग्री क्या होगा उसके अंदर विराजमान है, बैठा हुआ है। बढ़े आगे, तो पहला जो ट्रायंगल लेना है वो ले लो, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे इंपॉर्टेंट एक और बात, अगर ये तुम्हारा h का है तो ये भी तुम्हारा हाइट क्या होगा, यहां से यहां तक b का हाइट भी क्या होगा, h होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 90 और ये क्या बन रहा है, दोनों लाइन पैरेलल, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये हाइट जितना भी निकलेगा ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कौन रहेगा, AD। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बढ़ जाएगा, बढ़ते हैं। अब जैसे हम ट्रायंगल ABC को पकड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AB और क्या रहा C, tan 45 जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, तो AB अपॉन BC, AB वर्टिकल BC हॉरिजॉन्टल। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, मतलब यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या, तो AB अपॉन BC, मतलब AB और BC आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और ये दोनों का हाइट कितना था, ये दोनों का हाइट, AB का हाइट क्या है 200 मीटर, मतलब बेसिकली BC भी जो निकल कर आया वो तुम्हारा कितना आ रहा है 200 मीटर। और डायरेक्ट एक अप्रोच बताया था स्टार्टिंग में क्या, कि अगर ये 45 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस, यानी इसका अपोजिट साइड्स आपस में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाले। तो अगर तुमको रेशियोज याद है तो तुम डायरेक्ट चीज को देख सकते हो कौन कौन सा साइड्स आपस में क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात को देखें तो यहां से यहां तक इसका हाइट कितना है 200 मीटर और यहां से यहां तक कितना है h है, मतलब ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट है यानी AE जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या रहेगा, तो 200 ओवरऑल हाइट माइनस h, तो ये जो तुम्हारा लेफ्ट ओवर यानी AE तक का पार्ट, ठीक है, कितना आएगा, तो 200 माइनस h, नॉट ए बिग डील। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AE और D, यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल AED। क्या हम लिख सकते हैं कि tan 30 का जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो AE और इसका बेस क्या है AD। होप यहाँ तक तो समझिए कि हम सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का यूजमेंट अभी क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि tan थीटा का ही यूजमेंट होगा, बट हम लोग हमेशा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उठाएंगे जिससे दो साइड से क्या होगा, रिलेशंस एस्टैब्लिशमेंट होगा। अगर ऐसा हो सकता है ना कि उसका हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशंस एस्टैब्लिशमेंट करना, तो देन देयर वी कैन नॉट यूज tan थीटा। आएगा क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ tan थीटा ही नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो AE का वैल्यू कितना होगा, तो AE की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो 200 माइनस h, और AD तेरा क्या हो गया, तो 200, और tan 30 यानी क्या होता है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, tan 30 कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 200 माइनस h और डिवाइडेड बाय 200 माइनस h डिवाइडेड बाय 200। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस पे ऐसा लाइन बना रहा है और ये फर्दर चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है। अगर ये 200 into 1 होगा तो कितना आएगा तुम्हारा 200 इज इक्वल टू √3। अगर इस सब से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, तो 200 √3 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको और आसानी तरीके से एक बात समझो, ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा सा आसानी हो सकता है, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा बात को समझना। यहाँ अगर ये √3 नहीं ओवरऑल करना ही पड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 200 √3 और माइनस क्या आ जाएगा, तो √3 टाइम्स h करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेट ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे अगर ये √3h का हमको h का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है, मतलब ये वाला h कहाँ आएगा, इस तरफ, और ये क्या हो जाएगा, तो √3h का वैल्यू कितना आएगा, तो 200 √3 और माइनस क्या होगा 200, 200 √3 माइनस 200। अब देखो यहाँ पे इसके पास 200 है और इसके पास भी क्या है 200, क्या हम 200 को कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल 200 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 200 जैसे कॉमन आएगा क्या बचेगा, तो यहाँ से √3 और यहाँ से क्या बचेगा 1। ये ओवरऑल किसका वैल्यू है, तो √3 टाइम्स h का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो मेरा h का वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आएगा, तो 200 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। 200 √3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा √3।
एक बात को समझ लेना यहाँ पे क्या कि अगर ये 200 जो है अगर ये 3 से डिविजिबिलिटी के रूप में जाता, अगर ये डिवाइड होता तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 से क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 200 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो हम लोग यहां तक लाकर आंसर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और यहीं तक हम लोग क्या होगा सॉल्यूशंस होगा, दैट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ये रहा हम लोग का आज का दूसरा क्वेश्चन। तो देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आराम से समझना, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं, जब हम 2-3 साल का प्रीवियस ईयर देखे रिलेटेड टू आईसीएसई, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम क्वेश्चंस पूछ रहा है, डायरेक्ट कहां से पूछ रहा है, तो टेबल से पूछ रहा है। तो एक वीडियो हम लोग छोटा सा देख लेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज रिलेटेड टू द, जो तुम लोग का टैब का बुक आता है ना, सॉरी टैब का बुक बोल रहे हैं, जो तुम लोग का रिलेटेड टू टेबल बुक आएगा, उसके थ्रू तुम ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू कैसे बता सकते हो। जैसे मान लें 1048 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1057 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे तुमको एक टेबल प्रोवाइड रहेगा और वहां से तुमको क्या करना है, वैल्यू का फॉर्मेशंस करना है, ठीक है। तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखना यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था। The ladder 200, a ladder is 200 मीटर लॉन्ग is placed against a wall। लैडर है भाई तुम्हारा, लैडर वो तो समझ ही रहे हो सब। तो लैडर इज 200 मीटर, 200 मीटर का लैडर कैसा, 20 मीटर। लैडर इज 20 मीटर एंड इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब एक तुम्हारा दीवार है और दीवार पे क्या किया, जाकर अपना लैडर को चिपका रहे हो, और लैडर कितना मीटर का है, तो 20 मीटर का है। अब क्या बोला जा रहा है, so that the foot of the ladder is 10 मीटर from the wall। foot of the ladder जो है, foot of ladder is 10 मीटर from कहां से, तो from the foot of the, from the wall, wall का बेस, तो from the base of the wall, बेस जो है ना वॉल का, ठीक है, वहां से जो तुम्हारा फुट ऑफ द लैडर आएगा, वो दोनों का बीच का जो गैपिंग है, दैट गैपिंग इज ऑफ 10 मीटर। अब क्या पूछा जा रहा है तुमसे, is of 10 मीटर, the angle of inclinations of the ladder to the horizontal will be। तुमको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस क्या होने वाला है। आराम समझो, एक दीवार था, दीवार पे क्या किया, तुम लैडर को बेंड किए और लैडर का तुम्हारा डिस्टेंस गिवन है, और तुम्हारा क्या डिस्टेंस है, तो बेस ऑफ द वॉल से लेकर लैडर का फुट का बीच का डिस्टेंस गिवन है, और तुमको बताना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस क्या होगा। जैसे मेरा फिगर रहा, तो ये मेरा क्या हुआ, दीवार, वॉल, ठीक है। दीवार पे आदमी क्या करता है, लैडर को चिपकाता है। तो लैडर बेसिक से बात है, ऐसे कुछ टाइप का मेरा क्या होगा, लैडर का फॉर्मेशन होगा। मतलब ए भी तुम्हारा क्या हुआ, दीवार हुआ, और ये तुम्हारा जो एसी हो रहा है, एसी तुम्हारा क्या होगा, लैडर। एसी तुम्हारा क्या होगा, लैडर। सीढ़ी ऐसे ही आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे ही प्लेस्ड होगा। अब ये क्या बोला जा रहा है कि वॉल जो है, द लैडर इज 20 मीटर, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना का है, 20 मीटर का है। प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, फुट ऑफ द लैडर इज, अब देखो यहाँ पे, फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये तुम्हारा क्या हो गया, दीवार का बेस, और ये तुम्हारा क्या हो गया, फुट ऑफ द लैडर। ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज 10 मीटर का। वो डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। और तुमसे बोला जा रहा है क्या, कि तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बताना है, ये बताना है, ये थीटा क्या होगा, ठीक है। पाइथागोरस लगा के तुम वॉल का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर दो साइड्स गिवन है, मतलब हम साइन का, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी रेशियोज को यूज करके उसका एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये थीटा हुआ तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस, और ये तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमको वैल्यू जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूज और किसका गिवन है, तो बेस का। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक जो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशंस प्रोवाइड करे, तो या तो तुम साइन का यूजमेंट कर सकते हो, सॉरी साइन का यूजमेंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे जो यूजमेंट होगा या तो कॉस होगा या तो शेक होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का यूजमेंट कर सकते हैं। एक बात बताओ, जैसे हम लिखे इन ट्रायंगल ABC, क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेरा कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस इज BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। बेस कितना रहा, 10 मीटर का, और हाइपोटेन्यूज कितना रहा, 20 मीटर। कैंसिल आउट होगा और ये कितना आएगा, आधा। अब डायरेक्ट मत लिखना कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या, कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा आधा तुम्हारा कब होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos ऑफ 60 डिग्री पे क्या होता है, ये आधा होता है। तो अगर cos 60 पे आधा होता है, मतलब यहाँ से थीटा जो आएगा वो कितना डिग्री का आएगा, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो तुम लोग का निकल कर आएगा वो कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री। कोई समस्या है यहाँ पे, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। तो ये रहा हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या मजा आ रहा है यहां तक,
कोई भी चीज को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन कमेंट इन आवर चैनल, जिससे हमको पता चले कि कहाँ मेरा स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। रेस्ट जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशंस हो रहा है, ट्राई टू नोट डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि ये कभी ना कभी तुमको आ रहा एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आराम से इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिमाग को थोड़ा सा ना, अगर दिमाग तुम लोग का थोड़ा सा लग रहा है कि अभी नॉर्मली चल रहा है, तो दिमाग को थोड़ा वाइडन करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और हमको आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगा। क्या था क्वेश्चंस, देख लो यहाँ पे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, ए स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सस्टेन्ड एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो एक बैलून है, आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, और जब एक इंसान शख्स नीचे से जब उस बैलून को देखा तो वो बैलून के बीच और आंख के बीच का जो तुम्हारा एंगल ऑफ का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट एंगल इज 60 डिग्री का। मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से लिख रहे हैं, स्पेरिकल बैलून, ठीक है, ऑफ रेडियस आर सस्टेन्ड एंगल 60 डिग्री एट एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। मतलब बैलून एंड आई ऑफ अ व्यूअर, ठीक है, बैलून और आई ऑफ ए व्यूअर। और बैलून जो है वो स्पेरिकल शेप में और उसका रेडियस क्या है, आर है। बैलून एंड आई ऑफ ए व्यूअर का बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। आराम समझना, बैलून आकाश में उड़ रहा है तो पूरा बैलून और जो आंख के अंदर जो जा रहा है ना रेज ऐसे, वो दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इस सेंटर इज 60 डिग्री, इफ, और दूसरा पॉइंट में क्या है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करें, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, मतलब बैलून का अगर सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करें तो वो भी कितना है, 60 डिग्री का है। आराम समझना, इज 60 डिग्री एंड h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, एंड h इज द हाइट, ठीक है, ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, मतलब बैलून का सेंटर ऑफ द बैलून, ठीक है। आराम समझना, जो बैलून आकाश में उड़ रहा है ना, उस बैलून का तो भाई स्पेरिकल शेप में होता है बैलून, उस बैलून का क्या होगा, तुम्हारा एक सेंटर होगा, तो वो सेंटर से लेकर जमीन से जहां आसमान की ऊंचाई पे उड़ रहा है, वो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा कितना डिस्टेंस का है, h का है। जब वो बैलून का सेंटर से लेकर तुम्हारा व्यूअर का आंख में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, तो क्या बोलोगे, 60 डिग्री का बन रहा है। और तीसरा बात क्या था कि बैलून ओवरऑल जो स्पेरिकल बैलून है और आई ऑफ द व्यूअर का बीच में जो एंगल जा रहा है वो कितना डिग्री का जा रहा है, 60 डिग्री। वो कितना डिग्री का जा रहा है, 60 डिग्री। तुमको क्या बताना है, देन व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन, व्हाट इज द एस्टैब्लिश रिलेशंस, तुमको रिलेशंस बताना है किसके किसके बीच, हाइट एंड रेडियस ऑफ द बैलून। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और होप कि तुम लोग को अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का एक विजुअलाइजेशन मिल पाया। एक बार और क्वेश्चन को सॉर्ट कर दे रहे, क्या था कि एक शख्स था, मान लो, ठीक है, वो देखा क्या, तो आसमान में कोई एक हॉट एयर बैलून टाइप ऐसे आसमान में उड़ रहा था। जब वो हॉट एयर बैलून को एकदम व्यूअर बगल से देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि पूरा बैलून से उसका आंख पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज 60 डिग्री। पहली बात तो ये था। दूसरी बात क्या हुआ कि बैलून का जब सेंटर से लेकर उसका आंख तक एलिवेशन को नापा गया तो वो भी कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री का। तीसरा में क्या है कि रेडियस ऑफ द बैलून जो था वो क्या है, आर का है, और बैलून जो धरती से जो ग्राउंड से हाइट पे उड़ रहा है उसका हाइट क्या है, एच है, और तुम लोग का रिलेशन बताना है एच और आर का बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन मार्क ऐसे कर देना, ठीक है, फॉर सीबीएसई स्टूडेंट इट कैन बी आउट, ठीक है। तो आराम से देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको फिगर पे आ रहे। तो ये मान लो तुम्हारा क्या हुआ, एक बैलून जो आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा है। यहाँ पे क्या था, एक कोई व्यूअर था जो इस बैलून को क्या कर रहा है, देख रहा है। अब देखो, जब ये व्यूअर जो है जब इस बैलून को देखा तो आराम समझना, ये पार्ट और ये कुछ इस पार्ट, ये दोनों बीच का जो एंगल बन रहा है ये तुम्हारा कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री। दूसरी बात क्या था कि ये तुम्हारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी सर्कल बोल रहे हैं, स्फीयर इज द 3 डायमेंशंस ऑफ ए सर्कल। तो ये तुम्हारा क्या रहा, सेंटर। अब अगर इस सेंटर से लेकर, और ये तुम्हारा क्या हुआ, ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो आंख से लेकर ये जब सेंटर को देखा गया, आराम थोड़ा सा फिगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, बीचों बीच जब गया तो यहां से लेकर यहां तक जो इसका डिग्री, सॉरी इंक्लिनेशन हो रहा है, वो इंक्लिनेशन कितना डिग्री का है, तो क्या बोल रहे हो, 60 डिग्री। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। हाइट ऑफ द बैलून मतलब सेंटर से लेकर ये ग्राउंड पे जब तुम्हारा डिस्टेंस का बात हुआ तो यहां से यहां तक तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, h का है, और हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, दैट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, या ऐसे बोल सकते हो दैट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, अगर तुम 2 डायमेंशंस में देख रहे हो फिगर को तो,
समझ में आ रही मैटर, क्वेश्चन समझ में आया, फिगर समझ में आया, क्योंकि अब हम लोग मूव करेंगे सॉल्यूशंस में एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अब आया क्या कि तुमको रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट करना है बिटवीन हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। कैसे होगा? तो क्या अब यहाँ पे tan थीटा लगेगा? क्या यहाँ पे tan थीटा लग रहा है? क्या है हमको हाइट और बेस कुछ ऐसा बात है तो नहीं दिया गया है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा tan थीटा से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दैट विल ऑलवेज डिपेंड कि तुमको प्रोवाइडेड क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो जैसे हम इस फिगर को देखें, जैसे हम इस क्वेश्चंस को देखें, तो मेरा दिमाग में एक ही बात चला था और इसमें ना थोड़ा सा सर्कल का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हम लोग सर्कल का बात देखेंगे ना तो उस चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहां से भी चीज को देख सकते हो। पहली बात क्या कि ये जो हुआ लाइन, आराम से समझना, ये लाइन और ये लाइन ऐसे जो जा रहा है, दिस लाइन इज टर्म्ड एज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वैसा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मतलब यहां से जो लाइन जा रही है तुम्हारा क्या हो रहा है? टेंजेंट। क्या हुआ? टेंजेंट। और रेडियस, ये तुम्हारा क्या रहा? रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट का बीच का जो एंगल रहता है ना, वो तुम्हारा कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे ऑब्जर्व करना था। दूसरी बात क्या कि अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे बोल दिए ए बी और इसको बोल रहे हैं सी, और ये मान लेते हमारा हो गया डी। तो जैसे इस चीज को देखेंगे तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ए डी, अच्छा यहाँ पे मार्क कर देना, मान लीजिए तुम्हारा डी हो, ई हो गया, तो ए डी एंड ए ई तुम्हारा क्या हुआ? दिस आर द टेंजेंट ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बोलो या सर्कल बोलो। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी एंड ए ई तुम्हारा कैसे एक्ट कर रहा है? तो इट इज एक्टिंग एज ए टेंजेंट। कैसे एक्ट कर रहा है? टेंजेंट। और कहां से निकल रहा है भाई? तो इसका ओरिजिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है। जब भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल टच करेगा, मतलब ये दोनों का टेंजेंट का लेंथ आपस में हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू क्या? एई। एडी इज इक्वल टू एई। और बात को जब देखेंगे तो क्या देखें कि ये तुम्हारा टेंजेंट हुआ और ये तुम्हारा क्या हुआ? रेडियस। मतलब ये दोनों का बीच का एंगल तुम्हारा कितना बन रहा है? तो क्या बोलोगे? 90 डिग्री का। रेडियस टू द टेंजेंट विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री। सेम कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का भी कर सकते हैं कि यहाँ पे गया रेडियस और ये कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। समझ में आ रही मैटर? अब बात को समझना अच्छा से, हम क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अगर हम दो ट्रायंगल को यहाँ पे पकड़े, पहला कौन सा? ए ई ओ, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल? ए डी ओ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए ओ और क्या रहा? डी। ये तुम्हारा ओ है, सेंटर ऑफ द सर्कल को क्या मार्क कर रहे हैं? ओ। तो ए ई ओ और ए ओ डी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो बोलोगे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रॉपर्टी से? तो देखा अच्छा से, ये राइट एंगल हुआ, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? तो सर्कल है तो इक्वल होगा, और ये पार्ट लेंथ ऑफ द टेंजेंट के कारण क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। मतलब ये आरएचएस से, सॉरी आरएचएस से तो नहीं होगा, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आरएचएस से कब होता है? जब हम लोग एओ को कॉमन मानते हैं दोनों ट्रायंगल में, तब वहां पे आरएचएस लग जाता है। अभी साइड एंगल और साइड लगेगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुआ? तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। रीजन सिटी। तो मेरा इतना ट्रायंगल के अंदर नहीं जाना, कि बस हमको ये बताना है क्या कि अगर ये ओवरऑल तुम्हारे यहां से यहां तक 60 डिग्री का था, मतलब ये दोनों एंगल अब कितना होगा? तो 30 डिग्री, और इसका भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा और एक डायमेंशंस में लिख रहे हो और कुछ इस टाइप का लिख रहे हो। मेरा ये ओ हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ? ए, और कुछ ये ऐसे आ रहा है, बात को समझना। और ये तुम्हारा रहा रेडियस, जो कि क्या नाम है? ओडी, और इसको हम रेडियस मान रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओडी तुम्हारा क्या टेंजेंट से बन रहा है? 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया? एओ। ये दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है? तो देख लिए 30 डिग्री। और कुछ था? और बिल्कुल कुछ नहीं है। और ये तुम्हारा क्या है? एडी है। तो ये पहला ट्रायंगल मेरा निकाले और कहाँ पे छिपा दिए? यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। दूसरा, जब हम ट्रायंगल को ऑब्जर्व किए तो क्या देख रहे हैं? मेरा जो ट्रायंगल दिख रहा है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये वाला पार्ट। और कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल दिखा? तो ए बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओ। तो अगर ए बी ओ को पकड़ोगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला, और विजुअलाइजेशन की तरफ ऐसे कुछ आया, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ, और ये मेरा क्या हुआ? ओ हुआ। यहाँ पे साफ साफ बीओ का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया गया है? तो दिस इज द हाइट एच। यहाँ से ओडी का वैल्यू क्या दिया गया है? आर। ये दोनों का बीच का एंगल तुम्हारा कितना है? 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का। इस मैटर में जब चीज को देखो तो क्या देख रहे हो? एओ जो है दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एओ जो है दोनों फिगर में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। मतलब एओ साइड जो है दोनों में हमको कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट देगा। अब एक बात होता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट देता है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? ऐसा कौन सा बात है जो रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट देगा? तो क्या अब हम लोग डायरेक्ट अपना एप्लीकेशंस की तरफ अप्रोच कर सकते हैं? क्या यहाँ तक मैटर को समझ में आया? बिल्कुल।
बढ़ते आगे और चीज को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैटर को लिख रहे हैं क्या कि पहले हम लिखे इन ट्रायंगल AOD। अगर हम AOD की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेशंस प्रोवाइड करे, तो साइन थीटा। क्या हम लिख सकते हैं कि साइन 30 क्या होगा तुम्हारा, तो OD अपॉन AO। OD का वैल्यू कितना है, तो R है, रेडियस माने है R, और यहाँ पे क्या आ रहा है AO। ये मेरा कौन सा इक्वेशन रहा, पहला। अगर हम दूसरा का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल AO, और ये क्या रहा तुम्हारा B। क्या AOB में लिख सकते हैं कि मेरा जो साइन 60 होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा BO और डिवाइड में क्या आएगा AO, BO अपॉन AO। BO की जगह पे क्या लिखोगे, हाइट दैट इज H, और AO की जगह पे क्या रहने दो AO, थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे AO। ये मेरा रहा दूसरा एस्टेब्लिशमेंट। जब हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे देख रहे AO भी है और यहाँ पे भी क्या है AO, मतलब AO विल प्रोवाइड मी अ लिंकेज बिटवीन द टू इक्वेशंस। ठीक है, क्या हम इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AO का जो वैल्यू पहला इक्वेशन से आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो R अपॉन साइन 30। जो दूसरा इक्वेशन से AO का वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा कितना आ रहा है, तो H अपॉन साइन 60। क्या ये दोनों AO बराबर ही होगा ना भाई, चेंज थोड़े ना होगा सर। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है इक्वल है, यानी R अपॉन साइन 30 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या, तो H अपॉन साइन 60। अब बस हमको वैल्यू यहाँ पे इनपुट करना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आधा होता है, मतलब हाफ कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम्स R, और यहाँ पे H बाय साइन 60 का वैल्यू तो √3 डिवाइड बाय 2, मतलब 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 2 कैंसल होगा, और यहाँ से हाइट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो हाइट का वैल्यू क्या आएगा √3 टाइम्स R। तो हाइट और रेडियस में जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, √3 टाइम्स R का। क्या ये क्वेश्चन से मजा आया, भले टाइम लगा या जो भी लगा, तुमको विजुअलाइजेशन से इस क्वेश्चन में नजर आएगा कि क्या टेंजेंट के बारे में बात किया जा रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हुआ, ये 60 डिग्री कौन एंगल के बारे में बात हुआ। ठीक है, टेंजेंट से कैसे 30-30 बाइफर्केशन हुआ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि हमेशा tan थीटा का यूजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये शायद चौथा नंबर का क्वेश्चन था, अब हम लोग 5 नंबर का आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले आराम से इस चीज को देख लो और स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से जो रेडियस आएगा वो हाइट आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, तो √3 टाइम्स R। ठीक है, ये क्वेश्चन को आराम से देख लो। चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 और ये हो गया 4। चलो एक आसान सा क्वेश्चन पहले देख रहे थे, फिर तो मूव इन करना है, और भी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री, and the angle of elevations of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. The distance between the two towers is m times the height of the shorter towers. What is m equal to? मतलब दो टावर के बारे में कनेक्शन हो रहा है, एक टावर छोटा है, एक टावर क्या है बड़ा है, और दोनों में कुछ ना कुछ तुमको क्या करना है, रिलेशंस को प्रोवाइडिंग करना, रिलेशंस एस्टैब्लिशमेंट करना है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख दो फिर फिगर बनाया जाए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना है तुम लोग का, तो एंगल ऑफ एलिवेशंस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, और इसका जो टावर का हाइट है वो तुम्हारा कितना है, तो 30 मीटर का है, और इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री का। बढ़िया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, और ये तो पहला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अब दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, ठीक है, टू द एक सेकंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ, टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द टू द बॉटम ऑफ फर्स्ट टावर। तो क्वेश्चन बड़ा है, बॉटम ऑफ फर्स्ट टावर। क्वेश्चन बड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि पहले पीडीएफ को टेलीग्राम के थ्रू डाउनलोड कर देना और फिर ये सॉल्यूशंस की तरफ आना। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड टावर टू द बॉटम
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, फ्रॉम द फुट या बॉटम एक ही होगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। ये दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री का है। अब क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स वो क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ शॉर्टर टावर्स, m टाइम्स द हाइट ऑफ शॉर्टर टावर्स। ठीक है, तो जो शॉर्टर टावर है उसका कितना डिस्टेंस है, तो m टाइम्स है। बोला क्या जा रहा है, द डिस्टेंस m टाइम्स द व्हाट वैल्यू इज m, m का तुमको क्या करना है, वैल्यू बताना है। एक बार और क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री। और ये जो एंगल है फ्रॉम द फुट, कहां पे है, तो फुट पे है, इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर एंड द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज m टाइम। बस ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, कंप्लीट। तुमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर्स। मतलब क्या बोला जा रहा था कि दो टावर्स था, बेसिक से बात है, और दोनों टावर का, ये मान ले मेरा ए हुआ, ये बी हुआ, ये तुम्हारा सी था और ये तुम्हारा डी था। क्वेश्चन के थ्रू और सॉरी फिगर के थ्रू क्वेश्चन को अच्छा से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर। साफ साफ दिखा जा रहा है ये तुम्हारा क्या है, शॉर्टर टावर है, इसका हम हाइट क्या बोल रहे हैं, h बोल रहे हैं। तो दोनों का बीच का जो हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, तो m टाइम्स द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर्स, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा दोनों का बीच में, m इंटू h। अब एलिवेशंस के बारे में समझने के, एलिवेशंस के बारे में क्या बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा था यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो मान ले हम बोल रहे हैं कि ये जो मेरे टावर का हाइट है, ये मेरा कितना हाइट है, 30 मीटर। ये मेरा ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टर टावर का हाइट वोल्ट में गिवन, अगर मेरा शॉर्टर हाइट का टावर 30 रहता तो ये कितना हो जाए, m इंटू 30। और समझ रहे हो, तो मेरा जो हाइट है इसको क्या मान रहे हैं, 30 मीटर। अब क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेस इज 60 डिग्री। मतलब यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये इंक्लिनेशन हो रहा है फुट से, वो दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री का। अब क्या हुआ यहाँ पे, and the angle of elevations of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 डिग्री। मतलब ये फ्रॉम द फुट और ये टॉप ऑफ द सेकंड टावर, ये दोनों का बीच में जो बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री is 30 degree. The distance between the two towers is m times the height of the shorter towers. What is the value of m? ये तुम्हारा ओवरऑल क्या रहा, कंप्लीट फिगर का फॉर्मेशन। ये तुम्हारा क्या रहा, कंप्लीट फिगर का फॉर्मेशन। किसी को कोई शंका यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आगे बढ़ते और चीज को यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे ये तुम्हारा फिगर बना, यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री रहा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है तुम्हारा 30 मीटर, और ये तुम्हारा क्या रहा, m इंटू एच। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD, अगर हम ABD की बात करेंगे तो tan 60 जो मेरा आएगा वो मेरा कितना आएगा, तो यहाँ से AB यानी 30 और बेस यहाँ क्या रहा, तो m इंटू एच, m इंटू एच। पहला इक्वेशन ये बन गया। अगर हम दूसरा इक्वेशन का बात करेंगे तो क्या हम ट्रायंगल BCD के बारे में बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BC, और ये क्या रहा, D। अगर BCD देख रहे हो तो यहाँ पे 30 डिग्री आया, मतलब क्या लिख सकते हो, तो tan 30 विल बी इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर क्या रहा, h, और बेस क्या रहेगा, तो m इंटू एच। बेस क्या रहेगा, m इंटू एच। और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि m इंटू एच और यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है m इंटू एच। तो यहाँ पे BCD का अगर बात करोगे तो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड, डायरेक्ट ये आगे क्या, तो ये h और h कैंसिल आउट होगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/m, और यहाँ से m का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, तो √3। m का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, √3। अगर ये वाला पार्ट को सॉल्व करोगे, ये वाला इक्वेशन क्यों बना है, यहां से तो डायरेक्ट आ गया कि m का वैल्यू कितना आ रहा है, √3। अगर हमसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ये जो h बन रहा है ना, इसका हाइट क्या रहता, तब हमको ये इक्वेशन क्या रहता, दरकार रहता। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि tan 60 यानी क्या, तो √3 इज इक्वल टू क्या, तो 30 डिवाइडेड बाय m की जगह पे क्या लिखोगे, √3, और यहाँ पे क्या लिखोगे, h। ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो √3 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाता, 10 आ जाता। तो ये क्वेश्चंस कोई ये नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस था। दैट कॉम्प्लिकेशंस वाज कहाँ पे, तो क्वेश्चंस में, कि किसको हमको क्या हाइट मानना है, कौन मेरा शॉर्टेस्ट हाइट होगा, कौन मेरा बड़ा वाला
टावर होगा। इसको समझने के लिए अगर ज्यादा देखोगे तो ये चीज समझ सकते हो क्या कि अगर ये दोनों रिलेशन स्टैब्लिश, अगर ये 30 डिग्री रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा एच ऑफ द टावर, छोटा टावर रहता, तो ये मेरा क्या होता है, इसका हाइट और बढ़ा जाता भाई। ये तो ग्रेटर टावर होता ना, तो इसका हाइट ज्यादा रहता। अगर ये हाइट ज्यादा रहता तो साफ इसका फिगर क्या होता, वाइस वर्सा में चेंजेस हो जाता। समझ में आ रही है मैटर? तो ये रहेगा तुम्हारे यहाँ पे m का जो रिलेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू √3। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस चीज को देख लो, उतार लो, और किसी भी शख्स को लग रहा है क्वेश्चंस में अगर एरर हो रहा है तो टेलीग्राम से तुमको कंप्लीट क्वेश्चंस दिया गया, वहां से तुम क्वेश्चंस को आराम से देख सकते हो, ठीक है। दैट लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन माय कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो टारगेट ये 10 क्वेश्चंस तो देखना ही है, अभी तो और बाकी है। थोड़ा रफ्तार को तेजी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा? चलो ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। मार्क करना। क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट टू 200 मीटर अबव अ लेक इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया गया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर हाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में? तो बिटवीन क्लाउड एंड 200 मीटर हाई। कुछ होगा भाई, कोई शख्स ही होगा, कोई टावर ही होगा, कोई बिल्डिंग ही होगा, ठीक है। वहां से जब क्लाउड को देखा जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो तुम्हारा कितना डिग्री का आ रहा है? तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो हाई है ना वो लेक के ऊपर है, मान लो तालाब है, तालाब से कुछ बिल्डिंग ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। वहां से जब क्लाउड को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया? 30 डिग्री का। अब क्या बोला जा रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शंस इन द लेक इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके किसके बीच? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लाउड का रिफ्लेक्शन, क्लाउड का ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्लाउड का रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब 200 मीटर जो हाई है ना वही पॉइंट से जब क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है तो उसके बीच का जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा था? 60 डिग्री। वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। पूछा क्या जा रहा है? द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है। तुमको बताना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा। क्वेश्चंस को देख लो एक बार, बनाने की कोशिश करो, तब तक ले हम लोग चीज को फिर से एनालाइज करके लिखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। रिफ्लेक्शन सबको उम्मीद है समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है भाई, रिफ्लेक्शन किस चीज का नाम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद तुम लोग को और एक क्वेश्चन और दो और एक तीन इंपॉर्टेंट है और 3 क्वेश्चंस देखा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द क्लाउड एंड 200 मीटर हाई 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड, और वहां से रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तुमको बताना है हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा। आराम समझो, ये तुम्हारा क्या रहा? क्लाउड, मान लो ऐसे क्लाउड रहा, ठीक है। ये इसके नीचे जस्ट तुम्हारा क्या है? लेक है। लेक से यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? तो क्लाउड का क्या बना? रिफ्लेक्शन, हाँ ना, क्लाउड का क्या बना? रिफ्लेक्शन। और ये लेक का पीछे बगल में तो कुछ ग्राउंड होगा, यहां से क्या है तुम्हारा? तो 200 मीटर हाई का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल कहानी रहा। जब ये व्यू यहां से लेकर ये क्लाउड के बीच में जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री। और जब हम लोग यही सेम पॉइंट से क्लाउड के रिफ्लेक्शंस को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉप व्यू ऊपर है और ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो अगर हम ये रिफ्लेक्शंस को देख रहे हैं, बात को समझना, और यहां से लेकर ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखना, और हमेशा एंगल कहां से बनेगा? हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये एंगल तुम्हारा कितना बना? 60 डिग्री। तुमको क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड यानी कि यहां से लेकर यहां तक का सफर का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। नेमिंग कर सकते हो क्या? मान लें हम बोले इसको ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, जो भी मानो, और इसको मान लो ई। ए बी सी डी और ई। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला ठीक है, फिगर समझ में आ गया क्या है? क्लाउड है, क्लाउड से नीचे एक इंसान देखा, उसका फिर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, फिर उसका डिप्रेशन हो रहा है, वैल्यू गिवन है, तुमको पता है सिर्फ वैल्यू इसका 200 गिवन है, तुमको बताना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब देखते हैं चीज को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर हम आगे बढ़े तो एक बात बताओ, अगर ये 200 मीटर का है तो बेसिक सा बात है यहां से यहां तक भी इसका जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी क्या? तो 200 मीटर। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है।
यहां से लेकर यहां तक ये पूरा h है, हाइट है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहां से लेकर यहां तक इसका हाइट क्या होगा, तो ओवरऑल h था, ये 200 का था, मतलब ये जो बच रहा है ये क्या होगा, तो h माइनस 200। दिस इज द बेसिक। कोई बड़ी बात है यहाँ पे लिख सकते हो, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई, तो इसको यहां से यहां तक हम क्या बता दिए, f बता दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोले, कौन सा एंगल ट्रायंगल का फ्रेमिंग के अंदर आ रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री पकड़ रहे तो 30 डिग्री कौन सा एंगल का निर्माण कर रहे हैं तुम्हारा, तो डी एफ और सी। तो पहली बात हम लिख सकते हैं क्या, कि इन ट्रायंगल डी एफ सी। ठीक है, रिलेशन स्टैब्लिशमेंट करने को किसी किसी बीच, क्या हमको हाइपोटेन्यूज से कोई भी मतलब है, बोलोगे बिल्कुल नहीं है। हमको क्या चीज से मतलब, बेस और हाइट से मतलब। यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 30 विल बी क्या, तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, सी एफ, और सी एफ यहाँ पे क्या है, तो h माइनस 200 परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या हो रहा है तुम्हारा, डी एफ। डी एफ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, तो क्या लिख दिए, डी एफ। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan 30 यानी कितना होगा, तो 1/√3, और ये कितना आएगा, तो h माइनस 200 डिवाइडेड बाई क्या, तो डी एफ। df कितना निकल कर आ गया, तो df विल बी √3 टाइम्स क्या, तो h माइनस 200। ये मेरा रहा पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत, शक, आगे बढ़ते हैं। अब हम जब दूसरा एंगल को देखो तो ये एंगल आ रहा है, ये एंगल किस ट्रायंगल के अंदर है, तो df, और ये क्या रहा, e। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, आराम से देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस लगेगा, तो इन ट्रायंगल df, और ये क्या रहा, e। अगर हम dfe का बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan 60 क्या होगा, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आराम समझे, परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब एफ का डिस्टेंस। एफ का डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो एक बात समझो, ये तुम्हारा लेक था, ये तुम्हारा क्या था, क्लाउड। लेक और क्लाउड से जैसे रिफ्लेक्शंस होगा, तो तुम लोग पढ़े हो कि रिफ्लेक्शंस और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस रहता है ऑलवेज हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या, कि यहां से यहां तक जो ये रिफ्लेक्शंस का डिस्टेंस आ रहा है क्लाउड के बीच में, वो भी क्या होगा, तो h मीटर का होगा। समस्या बिल्कुल नहीं, मतलब ये जो तुम्हारा एफ का डिस्टेंस हो रहा है वो क्या हुआ, तो h, और ये क्या है 200, मतलब यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, तो h प्लस 200 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कितना हो गया, तो बेस यहाँ पे क्या होगा, df, और df का वैल्यू हम लोग साफ साफ निकाले क्या, तो df क्या निकल कर आया, √3 h माइनस 200। कोई शक, बढ़ा जाए आगे। अब आगे बढ़ते हैं, tan 60 यानी क्या हो जाएगा, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको चीज को देख रहे हैं। tan 60 यानी √3 इज इक्वल टू h प्लस 200 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स h माइनस 200। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, सबको पता है, √3 इंटू √3 यहाँ पे, और आगे स्टेप में क्या होगा, तो 3 टाइम्स h माइनस 200, और यहाँ पे क्या आएगा, तो h प्लस 200। कोई शख्स, अब तुम लोग बेसिक्स अलजेब्रा लगा के h का वैल्यू को क्या कर सकते हो, इजाद कर सकते हो। अगर ये 3 अंदर आया तो 3h, और ये h है, अगर इधर आएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू, यहाँ से तो 200 था ये, तो 200 लिख दिया, आराम समझना। ये अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ तो 200 इंटू 3 कितना हुआ, तो माइनस 600, और माइनस 600 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 600। मतलब यहाँ से जो h का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर बोल रहे, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द अबव द लेक सरफेस कितना आएगा तुम्हारा, तो 400 मीटर। इस चीज को देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं। और तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या रहा क्वेश्चन नंबर 7, देखा जाए। और इसको बोलेंगे ना कि थोड़ा फॉर्मूला को अच्छा से, इसको जो डेरिवेशन आएगा ना उसको थोड़ा दिमाग के अंदर रखना, क्या बोला जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, the angle of elevation of a top of a tower from the 2 point P and Q at a distance of m square and n square respectively from the baseline and its complete and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is, ठीक है, आराम समझना। the angle of elevations of a top of a tower, ठीक है, top of a tower from 2 point P and Q। तो P and Q है, 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P एंड Q इन सेम स्ट्रेट लाइन, और P एंड Q जो है ना वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री। और P एंड Q जो है ना वो आपस में कैसा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए फ्रॉम P इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इतना तक हो गया था। अब क्या बोला जा रहा था, एट ए डिस्टेंस ऑफ, अब ये जो P एंड Q है वो कितना डिस्टेंस पे है, तो P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये दोनों जो है डिस्टेंस पे कितना, तो डिस्टेंस ऑफ m स्क्वायर
एंड एन स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, कहां से? तो फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर। समझ में आई मैटर? मतलब एक टावर खड़ा है और P एंड Q पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पे है? तो सेम स्ट्रेट लाइन कहां पे? ग्राउंड पे ही है, और दोनों जो P एंड Q आपस में जो एंगल का फॉर्मेशंस कर रहे हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब दोनों एंगल को सम करने पे 90 डिग्री होगा। अब बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ बेस ऑफ द टावर और P का बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना? m स्क्वायर है, और Q और बेस ऑफ द टावर का बीच का डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा? n स्क्वायर। तुमको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इन टर्म्स ऑफ m और n, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू गिवन नहीं है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इन टर्म्स ऑफ m एंड n। आराम समझना इस चीज को। क्या बोला जा रहा था? ये टावर है तुम्हारा, ये टावर था मान ले A और B, दिस इज द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, डिस्टेंस बन गया 90 डिग्री का। दो पॉइंट था, एक हम बोल रहे P और ये पॉइंट क्या हुआ मेरा? Q, रेस्पेक्टिवली जो है ना, अच्छा समझना पड़ेगा। P एंड Q इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या कि अगर ये दोनों लाइन को जोड़ा जाए तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी क्या, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसको तुमको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना सर? तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रही मैटर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस P का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज m स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस क्या है? m स्क्वायर है। Q का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर क्या आ रहा है? तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस क्या है? n स्क्वायर। तुमको हाइट ऑफ द टावर बताना है इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9 ही क्वेश्चन देखते हैं आज, काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा जैसे इस चीज को देखें, कोई थीटा उटा गिवन नहीं है, बस एक चीज गिवन क्या था कि दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो इन ट्रायंगल ए बी और पी। अगर हम ए बी पी का बात करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो ए बी यानी हाइट ऑफ द टावर h है, और डिवाइड में क्या रहेगा? m स्क्वायर। ये मेरा कौन इक्वेशन रहा? पहला। अब हम आते हैं ये वाला पार्ट पे। अगर हम ये थीटा को पकड़े तो यहाँ पे क्या हुआ? ए बी और क्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी और ये क्या रहा? क्यू। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो परपेंडिकुलर यानी h और हाइट बेस यानी n स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन कौन सा रहा? दूसरा। इस चीज में एंगल ही गिवन नहीं है ताकि रिलेशंस प्रोवाइड कर पाए, लेकिन एक अच्छा खूबसूरत सा बात गिवन है कि tan 90 माइनस थीटा हुआ, और ये क्या हुआ? tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो तुम लोगों को पता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू cot थीटा, मतलब ये cot थीटा के इक्वेशन हुआ और ये tan थीटा। तुमको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है? तो tan इंटू cot रेसिप्रोकल होता है, कट के कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हम 1 और 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? इधर से cot थीटा, इधर से क्या आएगा? tan थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू, यहां से क्या आ रहा है? तो h ओवर m स्क्वायर, और यहां से क्या आ रहा है? तो h ओवर n स्क्वायर। cot थीटा tan थीटा कट के 1 आ गया, m इंटू n, यहाँ पे क्या आएगा? तो m स्क्वायर, और ये क्या रहेगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? h इंटू h कितना हो जाता है? हाइट स्क्वायर। हाइट ऑफ द टावर क्या निकल कर आएगा? तो अंडर रूट m स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? तो m इंटू क्या निकल कर आएगा? m इंटू n। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी डेरिवेशंस की तरफ से क्वेश्चंस हायर लेवल पे जाओगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस कुछ दे दिया है, मान ले फॉर एग्जांपल 25, यहाँ से यहाँ तुमको दे दिया गया 36 और बोलेगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इतना थोड़ा ना यूज करोगे, डायरेक्ट तुमको पता रहना चाहिए कि h क्या होगा? अंडर रूट a इंटू बी, मतलब दिस इंटू दिस। तो h का कितना वैल्यू हो जाएगा? तो यहाँ से 5 और यहाँ से 6, तो 5 6 के कितना होता है? 30। डायरेक्ट लिखोगे हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। तो दिस आर द थिंग दैट जब बड़ा हो जाओगे, जब कॉम्पिटेटिव में जाओगे तो बोला जाएगा ये ट्रिक नथिंग, दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल। बट हाँ, अगर ये पूरा फंडामेंटल एग्जाम के पेपर में तुम शो करोगे देन यू आर नॉट गेटिंग दैट इनफ टाइम जहां पे तुम डेरिवेशन बता सकते हो और फिर वैल्यू निकाल के खुशी मना सकते हो। नहीं, डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर भी अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो और लेंगे जहां पे हम बताएंगे कि हाउ टू अप्रोच इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ऐसे बनाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में तो इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, और अलग लेवल पे कैलकुलेशन चाहिए, तभी तुम लोग उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। होप आज का क्वेश्चंस थोड़ा सा बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे थे जिसके कारण टाइम थोड़ा सा एग्जैगरेट हुआ है, बट माय ऑलवेज इंटेंशन इज टू सेव योर टाइम, टू प्रोवाइड द गुड कंटेंट विद इन अ लिमिटेड टाइम। तो फिर से बोल रहे हैं कि अगर जिसको पूरा डिटेल ऑफ क्वेश्चन चाहिए, गो थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, वहां से क्वेश्चंस को तुम डाउनलोड कर सकते हो और आराम से फिर सॉल्यूशंस की तरफ अप्रोच कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जहां भी तुमको लगे कि ये क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम था फिर आके वीडियो को देख भी सकते हो। तो होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। लेट्स आज का ये
लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एंड अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो एंडिंग और मिडिल जो है उसको अच्छा से देख लेना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आज का ये लास्ट रहा जितना भी रहा, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। बहुत अच्छा लगा था हमको क्वेश्चंस, तो होप यू विल ट्राई दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। अगर नहीं सॉल्व होगा देन यू विल कम टू आवर वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, क्या? तो फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट रोड, फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक तुम्हारा सीधा सा रोड है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पर्सन ऑब्जर्व्स अ टावर इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो फ्रॉम ए, इस क्वेश्चन को थोड़ा लीक भी रहा है, ठीक है। फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट रोड ए पर्सन ऑब्जर्व्स अ टावर, ए पर्सन ऑब्जर्व, ओ बी एज ऑब्जर्व, ठीक है, ए पर्सन ओ बी एज आर बी, ओ बी एज आर बी ऑब्जर्व, और आराम से समझिए इस चीज को, ऑब्जर्व अ टावर इन वेस्ट डायरेक्शन। क्या बोला गया था कि एक रास्ता था, एक स्ट्रेट रोड था, वहां पे एक इंसान बैठा हुआ था, खड़ा था, और वो क्या किया? एक टावर को ऑब्जर्व किया। कौन सा डायरेक्शंस में? वेस्ट डायरेक्शंस। अब क्या बोला जा रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और ये जो टावर को दिखा गया तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब वो शख्स रोड पे खड़ा था, टावर को ऑब्जर्व किया किधर? वेस्ट डायरेक्शन में, और वो इंसान और टावर का बीच का डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर। अब क्या बोला गया कि he walked some distance along the road and find that the same tower is 300 meters south of him। अब क्या बोला गया कि man walk certain distance, आदमी जो है man, ये जो शख्स था man walks a certain distance, ये क्या किया? कुछ दूर रोड पे चला, walks a certain distance, ठीक है, and found, और ये क्या देखा फिर? and found the tower to be in the south of him। समझ में आया? पहले क्या था? वेस्ट ऑफ टावर था। अब जब उस रोड पे कोई सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तब देख रहे हैं भाई जो टावर आ गया वो तो साउथ डायरेक्शन में आ गया, एट ए डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस था कितना? तो एट ए डिस्टेंस ऑफ, वहां पे कितना था? 200, एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। अब जो टावर का डिस्टेंस है वो कितना पे दिख रहा है? 300 मीटर साउथ ऑफ हिम। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टावर फ्रॉम द रोड? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड रोड। सड़क और रोड का, टावर का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन आराम समझना। क्या था क्वेश्चन कि फ्रॉम ए रोड, एक स्ट्रेट रोड था तुम्हारा, वहां से एक पर्सन जब टावर को ऑब्जर्व किया तो वो क्या देख रहा है कि टावर इज इन द वेस्ट डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना? तो 200 मीटर। अब आदमी क्या किया? तो वहां करके सर्टेन डिस्टेंस, आदमी कुछ दूर पे चला वही सेम रोड पे। जब वो रोड पे चला तो वो क्या देख रहा है कि भाई टावर तो वो साउथ में आ गया, टावर क्या मूव करेगा? नहीं। कौन शख्स मूव किया? वो इंसान। टावर तो अपना जगह पे, सेम जगह पे, किधर आ गया? साउथ ऑफ हिम। और एट ए डिस्टेंस कितना? तो 300 मीटर। अब तुमको बताना है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड दैट पर्टिकुलर रोड ऑन विच द पर्सन वाज वॉकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आज का, ठीक है। होप ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन उसके बाद आकर देखोगे, ठीक है। चलो हम फिगर बना रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं और इस सवाल को और इस हाइट एंड डिस्टेंस का लॉजिक को आज खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो मेरा सबको पता है ये डायरेक्शन होता है ना, तो नॉर्थ साउथ ऐसे बता रहे हैं, बस वेस्ट इसका कोई यूजमेंट नहीं है। वेस्ट और ये क्या हो गया? ईस्ट। मतलब हम बेसिक जब एज्यूम करें तो हम बोल रहे हैं क्या कि मेरा जो टावर था वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में कुछ मेरा क्या था? टावर है। यहाँ पे मेरा क्या है? टावर। यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर में कोई चर्चा नहीं किया गया, मतलब वो हाइट बनाने का कोई यूजमेंट यहाँ पे है नहीं। ऐसे मान लो ये तुम्हारा क्या रहा? तो एक टावर था, ठीक है। अब क्या हुआ कि टावर और ये मान लो तुम्हारा एक इंसान शख्स था, वो यहाँ पे खड़ा है, पर्सन है, इसको हम ए बोल दी, ठीक है। ये जब इस टावर को देख रहे तो कौन सा डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था वो तुम्हारा कितना है? 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है? आदमी कुछ दूर तक चला और फिर देख रहा है क्या कि टावर अब जो है कौन सा डायरेक्शन में आ गया तुम्हारा? साउथ ऑफ द डायरेक्शन। साउथ यानी टावर कहाँ आ गया? नीचे। नीचे कब आएगा? उस पर्सन का विजुअलाइजेशन में। तो कब आएगा? जब ये पर्सन कहाँ आ जाएगा? जस्ट इसके माथा का, टावर का ऊपर। मतलब जो रोड है वो कुछ इस टाइप का है। रोड कैसे? ऐसे भाग रहे हैं। और ये जो ए शख्स है, अब ये कहां पे आ गया? मान लो वही शख्स चल के कहां पे आ गया है? बी पे। जब ये बी पे आएगा तो क्या देखेगा कि टावर जो है वो कौन सा डायरेक्शन में आ गया? तो नीचे, यानी साउथ का डायरेक्शन। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था वो तुम्हारा कितना डिस्टेंस हो गया? अब 300 मीटर। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द रोड। ये तो तुम्हारा सड़क हो गया, यहीं पे इंसान क्या हो रहा है? चल रहा है।
तो टावर और रोड का बीच का तुमको क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तुमको बताना है कि यहां से लेकर ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये टावर को हम सी मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, डी। तो यहां तुमको सी डी का क्या बोलना था, वैल्यू इजाद करना है, निकालना है। ये था तुमको ओवरऑल क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिगर बनाने में ना बहुत आदमी का ये लगेगा कि कैसे फिगर बनेगा, टावर कैसे साउथ आ जाएगा, कैसे तुम्हारा टावर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट फिगर। अब यहाँ पे हम एज्यूम करें कि ये तुम्हारा कितना हुआ, मान ले थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा, तो बेसिक सा बात है 90 माइनस थीटा। ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हो गया तुम्हारा इस पर्टिकुलर फिगर का। आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। अगर हम ये ट्रायंगल लिए, पहला कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर हम ए सी डी को पकड़ रहे हैं, बात को समझना, हमको किस पार्ट ऑफ द साइड से मतलब है, कौन सा रेशियो, ये वाला से तो मतलब है 200 गिवन है, और कौन सा, तो CD, क्योंकि अल्टीमेट हमको CD ही तो निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये थीटा है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 का अपोजिट है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस। मतलब बेस और हाइट में तुमको रिलेशन से, सॉरी हाइपोटेन्यूज में क्या चाहिए, रिलेशन। कौन देता है भाई, कॉस थीटा। क्या हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा तुम्हारा CD, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा तुम्हारा 200 मीटर। कोई दिक्कत, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं दूसरा पे, कौन सा, तो इन ट्रायंगल BC, और ये क्या रहा, D। BC में अगर देखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा, लेकिन ओवरऑल कंसीडरेशन ऐसे एंगल ही कर रहे हैं। ये एंगल को अपोजिट वाला साइड तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा 90 है, 90 को उल्टा वाला साइड ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो तुम्हारा सही है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट में रिलेशन देता है, तो सेम एज इट इज cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या रहेगा CD, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगा 300। ये मेरा दूसरा इक्वेशन, और ये मेरा पहला इक्वेशन। cos 90 माइनस थीटा, जल्दी बताओ क्या होगा, sin थीटा। मतलब ये ओवरऑल क्या गिवन है, sin थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो CD अपॉन 300। यहाँ पे CD अपॉन 200। आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। तो हम CD को देख रहे हैं क्या, कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम बोलते हैं लेट CD जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ज्यादा CD नहीं कर जाए तो यहाँ पे x मान लिए कि लेट माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे x। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos थीटा मेरा क्या निकल कर आएगा, तो x अपॉन 200। और दूसरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है तुम्हारा, कि sin थीटा क्या आएगा, तो x अपॉन 300। sin थीटा और cos थीटा कुछ दिया ही नहीं था, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटीज से यूजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है क्या, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन ये हो गया, cos ये, और साइन इस पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। मतलब क्या हम ये सेम चीज को लिख सकते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 पे स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 पे स्क्वायर विल बी बेसिकली क्या, 1। अब इसको नहीं कि इसको स्क्वायरिंग करें, सॉल्व करें, आराम समझना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 100 पे स्क्वायर है, 100 पे स्क्वायर है, तो क्या हम x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बोल के बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो, तो 100 है, और 100 पे भी क्या है, स्क्वायर है, 100 पे भी क्या है, स्क्वायर। ओवर कॉमन क्या आएगा, तो ऊपर से 1, नीचे से तो 2 पे स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, और 100 का स्क्वायर तो बाहर निकाल लियो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी क्या बचेगा, 9, और ओवरऑल कितना आ रहा है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाइड यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 पे क्या रह रहा है, स्क्वायर, और ये कितना आएगा, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, और 9 4 तक कितना होता है, एलसीएम 36, और ओवरऑल कितना आ रहा है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो यहाँ के बाद यहाँ चीज को लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, तो 36 इंटू 100 पे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, आराम से दिखना, डिवाइडेड बाय 13। x का वैल्यू तुमको निकालना था शॉर्टेज डिस्टेंस, x कितना आएगा, तो 36 पे पावर मतलब 6, 100 मतलब सॉरी 100 के स्क्वायर मतलब रूट लगेगा तो 100, और डिवाइड में क्या रहेगा, रूट 13, मतलब ओवरऑल क्या है, तो 600 डिवाइडेड बाय रूट 13। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई, मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये रहा आज का सेशन, होप यू लाइक माय सेशन आज का, और इसी के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री का सेशन को द एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक सिर्फ आखिरी वीडियो बचेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना क्वेश्चंस enough for your examinations. Now try to solve the question that is related in your book. और कोई भी एरर है, कोई भी तुम लोग का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज send the doubt on my email that is provided in the channel. So till then take care and try to solve the maximum question. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।